हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आप जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, वो चल रही है बीएसटीसी के लिए, ठीक है। और इस सीरीज़ में अपन 10 क्वेश्चन रेगुलर कर रहे हैं। यानी कि अपन मान लो 10 क्वेश्चन रेगुलर के हिसाब से अगर अपन मान लो 50 या 100 सीरीज़ करते हैं तो लगभग 1000 क्वेश्चन अपन कर लेंगे। अब सोचने की बात यह है कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। और बचा कुचा आप एक बार वीडियो देख लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए 2 वीडियो डली हुई हैं शिक्षण अभिरुचि की। उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, रीजनिंग की सारी क्लासेज आपको उपलब्ध हैं। और उनका जो स्पेशल पर्पज़ है उन वीडियोज़ का और हमारा, कि अब की बार ना बीएसटीसी के लिए हमें सिर्फ बीएसटीसी के लिए काम किए हैं, ठीक है। तो आप सभी पहले जो भी भाई बहन चैनल से जुड़े हुए हैं अभी, वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप अपना 1 मिनट कीमती निकाल के सभी के लिए शेयर कर दिया करो, और या फिर अपने स्टेटस वगैरह पे लगा लिया करो, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, हमारा आज का है यह है पार्ट 10, यानी कि इससे पहले यानी कि 9 पार्ट हो चुके हैं। यानी कि अब सोचो, यानी कि 10वां पार्ट है और 10 पार्ट में आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मूल्यांकन आपके में सीसी दे रखा है, यानी कि व्यापक एवं समग्र मूल्यांकन दे रखा है। तो मूल्यांकन का निकट संबंध होता है, बताइए, अधिगम अनुभव से, विषय वस्तु से, मूल्यांकन की प्रविधियों से, उपरोक्त सभी स्तरों से। तो दोस्तों जो मूल्यांकन होगा ना हमारा, उसमें अधिगम अनुभव भी शामिल होंगे, विषय वस्तु भी शामिल होगी, मूल्यांकन की प्रविधियाँ भी शामिल होंगी, और सारा कुछ इसमें शामिल होगा। यानी कि एक मूल्यांकन होगा ना दोस्तों, वो केवल अंक देना नहीं होता है। हम जिस मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, केवल अंक देना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। यानी कि हम मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक मूल्यांकन भी करना चाहिए। और इसी को सीसी कहता है। सीसी कहता है कि बच्चे के आप सिर्फ एक पक्ष को मत देखो, बच्चे के आप शैक्षिक पक्ष को देखो, आप उसकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ देखो, आप उसका खेलकूद देखो, है ना, तब उसका मूल्यांकन करो। ना कि ऐसा कि भाई मान लो एक बच्चा मैथ में होशियार है, तो हम ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है, ये कह सकते हैं कि मैथ में होशियार है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा है, ठीक है। तो ये जो सीसी है, जो मूल्यांकन है, वो ये कहता है कि आप बच्चे का जब मूल्यांकन करें ना, तो आप शैक्षिक गतिविधियों का भी करें, उसके और एक्स्ट्रा गतिविधि हैं, है ना, वो सारी कुछ देखनी चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए मूल्यांकन का द्वारा क्या होता है। मूल्यांकन के द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली होती है, बिल्कुल होती है। मैंने बताया था, ग्रेडिंग प्रणाली बताया था, A+ होता है, A होता है, B+B, C+C, D, या E होता है, तो इसका मतलब आप बेकार हो, ठीक है। तो अब देखो, ग्रेडिंग प्रणाली होती है मूल्यांकन में, बिल्कुल होती है। मूल्य निर्धारण बिल्कुल होते हैं, मापन बिल्कुल होता है। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा ये सभी होते हैं। तो इसका भी जवाब रहने वाला है दोस्तों डी। मूल्यांकन से संबंधित कथन कौन सा है, बताओ। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल दोस्तों मैं बता चुका हूँ। सतत का मतलब होता है, मैंने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करा चुका हूँ। तो सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है मूल्यांकन, ठीक है। देखिए, विषय वस्तु के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है मूल्यांकन का, बिल्कुल होता है दोस्तों। भाई मूल्यांकन वही अच्छा होता है जिसमें जो आपके शिक्षण उद्देश्य हैं वो पूरे हो रहे हों। तो शिक्षण उद्देश्यों से, विषय वस्तु के उद्देश्यों से मूल्यांकन का संबंध होता है। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने का साधन है मूल्यांकन, बिल्कुल सही बात है। भाई आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका व्यवहार में परिवर्तन आप बताएंगे कि बेटा आपकी यहाँ पे कमी है, आपने यहाँ पे अच्छा किया है, यहाँ पे बुरा किया है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बच्चे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो मूल्यांकन का है दोस्तों, ये उपरोक्त सभी इसका आंसर रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि अधिगमकर्ता की इच्छा ना हो। अब बताओ, आप एक ऐसी कक्षा में बैठे हो जिसमें ऐसे बच्चे बैठे हों जिनका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। मान लो आप एक ऐसा बच्चा ले लो जिसका अधिगम करने में मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है। तो क्या अधिगम प्रभावी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भाई अब मन ही नहीं है तो बताओ कैसे अधिगम प्रभावी होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
अधिगम प्रभावी नहीं होगा, बिल्कुल ये बात सही है। अगर अधिगमकर्ता की इच्छा नहीं होगी तो अधिगम प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा दोस्तों। अगर अधिगमकर्ता की इच्छा नहीं है तो अधिगम पर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। देखिए फोर्थ क्या है, उपरोक्त सभी सही हैं, बिल्कुल नहीं। अब आप ये मत कर देना कि जहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाए उपरोक्त सभी कर दें, बिल्कुल नहीं। आप एक बार बिल्कुल प्यार से धीरे से क्वेश्चन पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, देखिए यदि अधिगमकर्ता की इच्छा नहीं हो तो क्या अधिगम प्रभावी होगा, बताओ, सोचो। बिल्कुल नहीं होगा। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा यार। अधिगमकर्ता की अगर इच्छा नहीं है तो अधिगम पर प्रभाव पड़ना है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, अधिगम प्रभावी नहीं होगा। अगर अधिगमकर्ता की इच्छा नहीं है तो अधिगम भी प्रभावी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका जवाब बी रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों 5वां। मैंने संप्रेषण आपको पढ़ाया है, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भाई डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे 2 वीडियो हैं। देखिए संप्रेषण का गुण कौन सा है, संप्रेषण जो है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। क्योंकि अपन जब संप्रेषण करते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लो, अब मान लो एक पुलिस वाला है ना, एक ट्रैफिक पुलिस वाला एक जगह पर सीटी बजा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। वो इशारे कर रहा है कि गाड़ियाँ इधर जाएँ या इधर जाएँ, उसका कुछ उद्देश्य है। एक लड़का एक लड़की के लिए इशारा कर रहा है या लड़की लड़का के लिए इशारा कर रही है, उनका कुछ उद्देश्य होता है। तो जो संप्रेषण होता है हमारा, तो संप्रेषण का मतलब क्या है कि जो संप्रेषण प्रक्रिया है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरी बात यह है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। संप्रेषण कैसी है दोस्तों, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये गलत बात है। मैंने बताया था जो शिक्षण होता है दोस्तों, शिक्षण होता है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है, लेकिन संप्रेषण जो होता है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है। ठीक है, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल, यानी कि संप्रेषण लगातार चलता रहता है। उपरोक्त सही सभी जवाब सही हैं, ये गलत है आपका। तो आपका जो सही जवाब रहने वाला है, देखो ये तो गलत है, क्या उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है गत्यात्मक प्रक्रिया, यानी कि संप्रेषण जो है लगातार चलता रहता है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 और अभी देखने वाले हैं 6 क्वेश्चन। और जो भी देखिए, समाज के साथ उचित समायोजन और सभी परिस्थितियों में उचित व्यवहार क्या कहलाता है। देखिए आप किसी समाज में रह रहे हो, उस समाज में आप उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहे हो, है ना। कहीं पे मान लो लड़ाई हो गई, उसमें उसके अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि लड़ाई हो रही है और आप लड़ाई करवा दो जाके, ये नहीं। तो अगर आप जिस समाज में रह रहे हो वहाँ पे उचित समायोजन कर पा रहे हो और उसकी जो परिस्थितियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग आप कर पा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है बताओ। क्या वो सामाजिक अपरिपक्वता है? नहीं दोस्तों, वो होता है सामाजिक परिपक्वता, यानी कि समाज के नियम कानून मानना, उनके अकॉर्डिंग चलना, है ना, समाज के थ्रू रहकर उसी के व्यवहार में परिवर्तन करना। भाई हमें कभी कभी व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है, समाज की कुप्रथाएं भी माननी पड़ती हैं। तो ये क्या है, हमारी सामाजिक परिपक्वता है। सामाजिक अपरिपक्वता नहीं है दोस्तों। सामाजिक अपरिपक्व व्यक्ति वो होता है जो समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाए। अच्छा, नेतृत्व क्या होता है? मैंने बताया था लीडरशिप। नेतृत्व क्या होता है? लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप, अब मान लो किसी समूह के आपको लीडर बना दिया, है ना, तो आपका दायित्व है कि उस समूह को अपने जो उद्देश्य हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसका निर्देशन करें। समझ में आ रही बात? यानी कि लीडरशिप का मतलब है कि आप जिस भी समूह के नेता हैं उस समूह को अच्छी तरह से मार्गदर्शन करें। तो इसका जवाब रहने वाला है दोस्तों सामाजिक परिपक्वता। यानी कि अगर आप किसी समाज में रहकर उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहे हो, है ना, उचित समायोजन कर पा रहे हो, तो वो क्या है? सामाजिक परिपक्वता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा रहने वाला है। क्वेश्चन से पहले आप एक बार पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो सभी, और जो भी शेयर कर लिया करो, है ना। चलिए, समाजीकरण के लिए सत्य कथन क्या है? अच्छा, समाजीकरण होता क्या है? सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन होता है कि अभी मैंने बताया कि समाज में समाज के अकॉर्डिंग व्यवहार करना, उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार में परिवर्तन करना, उसकी संस्कृति को जानना, ये क्या है? समाजीकरण। तो उसके लिए सत्य कथन क्या है बताओ।
व्यक्तित्व को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, समाजीकरण में व्यक्तित्व बिल्कुल प्रभावित होगा। भाई आप जिस समाज में रहेंगे, अब मान लो आपकी भाषा मान लो तमिल है ना, तो आपने वो अपने समाज से सीखी होगी, सीधी बात है। यानी कि आप अगर एक समाज में रह रहे हो, वहाँ तमिल बोलते हैं, तो आपका व्यक्तित्व में क्या है, तमिल भाषा आ जाएगी। ठीक है, तो समाजीकरण में क्या है दोस्तों, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। बालक समाज के नियमों के अनुसार चलता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो सामाजिक परिपक्व व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, समाज के नियमों के अकॉर्डिंग चलता है। बालकों में संस्कार का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि समाजीकरण से क्या होता है, बालकों में संस्कार का विकास होता है। यानी कि इसका जवाब रहने वाला है दोस्तों डी, यानी कि उपरोक्त सभी। आप डी देख के सभी में डी मत कर दिया करना, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ा करें ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, समाजीकरण की संस्थाओं का कौन सा समूह सही है। देखो आपको संस्थाएं मैंने बताई थी, कौन सी बताई थी, अब देखो ध्यान से देखना। परिवार बिल्कुल सही है, समाजीकरण की संस्था है। पाठशाला, पाठशाला बिल्कुल समाजीकरण की संस्था है। पहचान नहीं, पहचान दोस्तों समाजीकरण की विधि है, ना कि संस्था। ठीक है, और देखो पड़ोस बिल्कुल है। सामाजिक पक्ष नहीं। बाल्यावस्था ये समाजीकरण की अवस्था है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। उत्सव बिल्कुल समाजीकरण है। रिश्तेदार शिक्षण संस्थान, देखिए तो शिक्षण संस्थान समाजीकरण के लिए संस्था है, रिश्तेदार बिल्कुल हैं, उत्सव बिल्कुल हैं। मित्र मंडली समाजीकरण की है क्या, बिल्कुल है। राजनीतिक संस्थान बिल्कुल है। परिवार बिल्कुल है। तो इसका जो जवाब रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है डी। देखो मैंने दो चीज़ बताई थी, समाजीकरण की संस्था है ना, और समाजीकरण की विधियाँ। तो मैंने देखो तादात्म्यकरण, पहचान बताई थी, तो ये सब क्या थी, विधियाँ थी। अब देखो इसमें ये आ गई समाजीकरण की विधि आ गई, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें समाजीकरण की अवस्था आ गई जो कि 4 बताई थी मैंने, ये गलत। इसमें उत्सव आ गया, ये गलत। तो मित्र मंडली समाजीकरण की संस्था है, परिवार समाजीकरण की संस्था है ना। राजनीतिक संस्थान समाजीकरण की संस्था है। कोई स्कूल विद्यालय कॉलेज जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वो समाजीकरण की संस्था है। परिवार समाजीकरण की संस्था है। दोस्त समाजीकरण की संस्था है। तो ये सारी समाजीकरण की संस्थाएं, इनसे आदमी सीखता है। अब हो सकता है कुछ लोगों के जैसे दोस्त बुरे हैं, है ना, तो उनसे बुरी चीज़ें सीखेगा, भाई नॉर्मल बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। अब इससे पहले आप पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लियो, और अभी देखेंगे अपन अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। देखो क्या इच्छा शक्ति आदमी के अधिगम को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। अगर आपका मन होगा पढ़ने का तो आप पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो सीधा सीधा है कि अधिगम को आपकी इच्छा प्रभावित करती है। क्या योग्यता भी अधिगम को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। क्या वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। तो अधिगम को ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं दोस्तों। तो आज का अंतिम सवाल आने से पहले एक बार प्लीज़ चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने भी इससे शिक्षण अधिगम की वीडियो नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको 2 वीडियो मिलेंगी शिक्षण अभिरुचि की। मैराथन क्लास 4 घंटे में पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चलिए अपन आपका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। देखो एक सेकंड, हाँ, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी लगातार कक्षा में चोरी करता है, तो आप एक शिक्षिका होने के रूप में किस तरह इस परिस्थिति को हल करेंगी। भाई एक बच्चा है वो आपकी क्लास में क्या करता है, चोरी करता है। अब बताओ क्या करेंगे, बालक को रोजाना दंडित करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप टीचर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को रोजाना आप मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, है ना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप उसकी आदत को नज़रअंदाज करेंगे, नहीं। भाई अगर आप उसकी आदत को नज़रअंदाज करेंगे तो वो कल भी चोरी करेगा, परसों भी चोरी करेगा, रोजाना चोरी करेगा, सीधी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बालक के घर पे खबर देंगी, हो सकता है, चलो इसके बारे में सोचते हैं। यानी कि 2 तो गलत हो गए आपके। बालक को इससे होने वाले नुकसान को बताकर अपनी आदत बदलने के लिए सहयोग करेंगे, यानी कि ये सबसे अच्छा आंसर रहने वाला है। यानी कि अगर कोई बालक चोरी कर रहा है तो आप उसको बताएंगे बेटा इससे ये नुकसान होने वाले हैं, तो आपको चोरी नहीं करनी चाहिए और आप अपनी इस आदत को बदल लीजिए। तो आप अगर एक शिक्षिका हैं तो आपका ये दायित्व बनेगा भाई
कि उसको बताएं कि चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, इससे क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको अंतिम टैगलाइन आपके लिए मैं हमेशा लेके आता हूँ वीडियो में कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, और मिलेंगे अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।